मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका टेस्ट होने वाला है वर्ड विचार। हमने वर्ड विचार के बारे में पूरा विधिवत पूरे अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को हमने क्लियर किया हुआ है बेसिक क्लास में। दोस्तों, तो आज आपका वर्ड विचार में जितने भी हमने चीज़ें पढ़े हैं 4 से 5 क्लास में, आज 150 प्रश्न का आप टेस्ट होगा। दोस्तों, आपको बताना है ये अब डिफरेंट डिफरेंट कह लीजिए कि अलग अलग जगह पूछे गए हैं आपके ये सारे क्वेश्चन, चाहे सुपर टेट में हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी है, यानी कि अनेकों जगह पूछा गया है। दोस्तों, तो हर जगह से एक कलेक्शन है, तो आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में सारे बच्चे ज़रूर बताएंगे कि हमने कितना सही किया। ठीक है, सारे लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को कि वो भी आसानी से इससे जुड़ सकें, क्योंकि बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है दोस्तों इससे। अगर आपने पिछला बेसिक क्लास देखा है तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पहला क्वेश्चन क्या है? अनुस्वार जो है दोस्तों ये किसका कार्य करता है? सिर्फ आज आंसर बताएंगे दोस्तों। पूरा बेसिक अगर जानना है तो आप पिछला क्लास देखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा दोस्तों। यानी कि सी होगा, पंचम वर्ड। दोस्तों, अनुस्वार किसका कार्य करता है? आपको पता है दोस्तों, अनुस्वार में अंतस्थ व्यंजन में बहुत सारी चीज़ें हमने बताया आपको। क से मतलब पूरे अगर देखा जाए व्यंजनों की संख्या, यानी कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन में। तो मैंने बताया था दोस्तों, आपका जो स्पर्श व्यंजन है वो आपके 25 होते हैं, है ना। तो स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, उसके नीचे आपका य र ल व स आ जाता है, फिर ह और तीनों स आ जाता है। य र ल व यह आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों? यह अगर अगर तीनों स की बात करें और ह की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है दोस्तों, आप आराम से पिछला क्लास बेसिक क्लास देख सकते हैं। चलिए फटाफट बस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्व ध्वनि आपसे पूछा जा रहा है, ड़ है कि र है, च है या फिर ल है? बताइए इसमें क्या है पार्श्व ध्वनि। दोस्तों, आप बताएंगे पार्श्व ध्वनि ल है। दोस्तों, ल का अगर उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल लुंठ की तरह हो जाएगा, जीभ आपका मुड़ जाएगा। ल ऐसे बोलिए, ल, है ना। तो वही आपका पार्श्व ध्वनि है दोस्तों, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? दोस्तों, आपको बताया गया था तालव्य क्या होता है, कंठ तालव्य क्या होता है, कंठ क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। बेसिक क्लास देख लीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर डी इसका सही होगा। जो आपका कंठ तालव्य है दोस्तों, ए है। दोस्तों, आप लोग को 150 में से टारगेट बनाना है 120 प्लस का। अगर 120 प्लस आपका सही हो रहा है तो मानिए आप अपने आप को बहुत अलग, दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग मानेंगे, ठीक है ना। अगर जो बच्चे पूरा कर देते हैं उनकी बात ही कुछ है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? अब संयुक्त स्वर आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, है ना। संयुक्त स्वर कितने होते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, बता देंगे केवल ऊ को छोड़ के, बड़ा वाला ऊ यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको छोड़ के और सारे के सारे आपको, या क्या है, सारे के सारे ओ ए है ना, ये क्या है, ये संयुक्त स्वर हैं, केवल उ नहीं है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बताना है। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमने आपको बताया था सब कुछ दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन कौन है इसमें बता देंगे। य र ल व, यही तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजन में तीनों स आ जाता है, छोटा सा, बड़ा सा और आपका खटकोण बड़ा सा, और ह आ जाता है। लेकिन अगर बात करें कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आ जाता है। तो इसमें केवल ल दिख रहा है, तो यही आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, आपको पता है जो दांत के जैसे उच्चारण करेंगे तभी पता चल जाएगा। जैसे त का उच्चारण करिए, त तो दंत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। द करिए, द भी आ रहा है। ल बोलिए, अच्छा, ल भी आ रहा है ना। लेकिन य बोलेंगे तो यह तो हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है ना, अंतस्थ व्यंजन में आता है ना, तो यह कहाँ से होगा? राइट आंसर डी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अब सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है भाषा में? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों, वर्ड। क्योंकि वर्ड ही हम लोग पढ़े स्टार्ट किए थे ना, तो बहुत बच्चे मात्रा लगा देते हैं, तो मात्रा नहीं दोस्तों, वर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सा होता है भाषा का? तो वर्ड होता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने बताया था, आज भी अभी तुरंत बताया स्टार्टिंग में ही, कितना दोस्तों? 25। 25 होता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अगर स्वरों की संख्या पूछे दोस्तों तो 11 होता है। यह भी क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। चलिए, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है?
ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पे नहीं का ऑप्शन आता है उसको थोड़ा गौर करेंगे दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ग्रीवा। जो ग्रीवा ध्वनि होती है दोस्तों, देखिए मूर्धन्य ध्वनि तो होते हैं, मूर्धन्य मतलब मूर्धा ध्वनिया में क्या आते हैं? मूर्धा में आपको पता है जिसका जीभ उल्टा करके हम लोग मूर्धा करके बोलते हैं ना, जैसे कि आपका य बोलेंगे तो ये तो हटा दीजिए इसको, ये आपका अंतस्थ में आ जाता है ना। अगर हम बात करें क ख कंठ व्यंजन है, फिर अगर बात करें च च छ तो ये आपका तालव्य व्यंजन है, फिर उसके बाद च छ ज इ ट ठ ड, तो यही आपका मूर्धन्य में आ जाता है ना, ट ठ ड क्या है? मूर्धन्य में है। त थ द ये तो दंत व्यंजन में आ गया, समझ रहे हैं ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, ट ठ ड ढ यह मूर्धन्य में आ जाता है, मूर्धा व्यंजन जिसे बोलते हैं, याद रखेंगे। तो मूर्धन्य व्यंजन हो गया, यह तो है हमारा ध्वनि के अंतर्गत आता है। 9वां का जो राइट आंसर है हमारा ग्रीवा ध्वनि होगा। यही एक ऐसा है जो कि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, और कंठ ध्वनि भी है, दंतोष्ठ भी है, मतलब जिसको दांत और ओष्ठ से बोला जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग अपना क्वेश्चन नोट करते रहिए और आंसर भी देते रहिए साथ में। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? कौन सा ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा? तो बताइए, हमने बताया था ना 3 प्रकार के स्वर हमने बताए थे। प्लुत स्वर भी बताया था, हस्व और दीर्घ स्वर भी बताया था। दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत कहते हैं, समझ रहे हैं ना। प्लुत में ही तो सबसे अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर में। तो याद रखेंगे, यह हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 11वें नंबर का ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए बोल के देख सकते हैं आप, बोलिए, ए बोलिए। कंठोष्ठ है क्या? बताइए, कंठोष्ठ आ रहा है? नहीं ना। तो दंतोष्ठ भी नहीं है ए ओ, ओष्ठ भी नहीं है ए ए ओ। ओष्ठ का मतलब ओठ आपका चपकना चाहिए, प बोलिए, प फ ब भ, यह आपके ओष्ठ हैं, है ना दोस्तों। यह है कंठ तालव्य। कंठ का भी इसमें मिलन हो रहा है ए में, और तालव्य भी मिल रहे हैं ना। तो याद रखेंगे कंठ तालव्य होता है ए और अ ध्वनिया, है ना दोस्तों। चलिए उच्चारण बस आपको करके देखना है, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब बताना है 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट ट बोल के देख सकते हैं आप, किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों? ट। 12वें का राइट आंसर सी, अभी तो हमने बताया ट ठ ड ढ मूर्धन्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? अब यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं की बात किया है, यहाँ पे हमने नहीं लगाया है क्योंकि यह जो क्वेश्चन गलत दिया था थोड़ा सा। तो बताइए इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। उ है क्या दीर्घ स्वनी? दीर्घ स्वर उ है, ओ भी है, यानी कि आ जो है दोस्तों, बड़ा वाला आ, यही आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? दोस्तों हमने बताया था सघोष अघोष, है ना, अल्प प्राण महाप्राण, सब बताया गया आपको। आपको बताना है सघोष महाप्राण ध्वनि है कौन सा है इसमें। 14 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, घ। यह सघोष महाप्राण ध्वनि है, सघोष, सघोष महाप्राण ध्वनि है, याद रखेंगे, है ना। बताया था दोस्तों ना, जो आगे जैसे कि सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होगा? हवा कम निकलेगा मुख से, महाप्राण में ज़्यादा निकलेगा, है ना। और सघोष अघोष में क्या होगा? अघोष का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अघोष का साफ साफ मतलब हो गया ऐसे वर्ड जिसको कि हम जिसमें बोलते समय हवा का जो मात्रक है, जैसे अल्प प्राण महाप्राण में क्या था? अल्प प्राण में बोलते समय जो घरघराहट यहाँ पे हमारे गले में हो रहा था वो कम होता है, और महाप्राण में ज़्यादा होता है ना। तो यही चीज़ सघोष अघोष में भी है। अघोष सघोष में सिर्फ इसका उल्टा है, एक दो, याद रखिएगा, एक दो। और क्या बच गया एक दो के बाद? हमने बताया था क वर्ग, फिर प वर्ग, च वर्ग, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। तो आप बेसिक देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, है ना। वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमने बोर्ड पे समझाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बच्चे दे रहे हैं, शाबाश। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि घ। दोस्तों 4, इसके बाद 2, 2 और 4 जो होता है ना, यही सघोष होते हैं। 2 और 4 सघोष होते हैं, और बाकी अघोष में आ जाता है 1, 3, 5, यानी कि 2 4। 2 4 का मतलब समझ रहे हैं? क ख ग घ, क ख यानी कि ख हो गया और घ हो गया। इसी तरह च छ में छ हो गया, च छ ज झ, झ हो गया, च छ ज, च छ ज झ इया, तो ज हो गया आपका और झ हो गया। ये अभी होता है सघोष दोस्तों, याद रखेंगे। 2 4 सघोष में होता है, और 1 3 क्या हो जाता है दोस्तों आपका? अघोष में हो जाता है। लेकिन इसमें महाप्राण भी है। महाप्राण का आपको पता है दोस्तों, महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में आगे की 2 ध्वनियाँ होती हैं। अल्प प्राण में, अल्प प्राण में आगे की 2 होती हैं, 1 और 2,
और पीछे की जितनी 3, 4, 5 होती हैं वो महाप्राण में आती हैं। तो आपको पता है दोस्तों, 1 और 2 को छोड़ दीजिए और बाकी 3, 4, 5 में 4 आ ही जा रहा है, तो घ भी आ जा रहा है कि नहीं। देखिए क ख दूसरे में आता है, तो यह तो काट दीजिए क्योंकि यह महाप्राण में आता ही नहीं है। महाप्राण में तो 3, 4, 5 आता है, तो यह वाला 2 तो आएगा नहीं। च छ ज तो आता है इसमें महाप्राण में, लेकिन सघोष में नहीं आता है। सघोष में कहाँ आता है, 2 ही 4 तो आते हैं सघोष में, है ना। तो इस तरह 4 और 4 मिलाएंगे तो केवल मिलेगा और बाकी नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप लगाएंगे कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट में प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। अब हम डिराइव नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन फटाफट करते चलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है ना। प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ओष्ठ। ओष्ठ होगा ना, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। अर्धस्वर आपको बताना है कौन सा है दोस्तों, यह जो है ना एक अर्धस्वर के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह याद रखेंगे, यह एक अर्ध, यह देखिए आपका जो है ना यह आता है संयुक्त, आपको पता है संयुक्त व्यंजन में आता है, यह भी संयुक्त व्यंजन में आता है। छ किससे किससे मिलकर बना है, क और स से मिलकर बना है। और ज्ञ किससे मिलकर बना है, ज्ञ किससे मिलकर बना है, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट करिए तो ज्ञ किससे किससे मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, फिर पूछ लिया अर्धस्वर कौन सा है। यही देखिए यह यूजीसी में आया था दिसंबर 2009 में, और यह भी यूजीसी में ही आया था, यह भी दिसंबर 2009 में दूसरे पाली में हो सकता आया हो। तो 17वें का राइट आंसर बता देंगे दोस्तों, इसमें भी यह ही होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। 18 नंबर बताइए। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। हमने बताया था दोस्तों, स्वर तो होते हैं हमारे 11, लेकिन जो अयोगवाह स्वर होते हैं वह 2 होते हैं, वह अंग और अ ही होते हैं। तो अयोगवाह लिखेंगे दोस्तों। यह पिछली बार के पीसीएस प्री में भी आया था दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, 18, 19वें नंबर पे आ गए। 19वें का राइट आंसर बताइएगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ मतलब कंठ भी हो ओष्ठ भी हो। तो ओ बोलिए, ओ, समझ में आ रहा है कुछ, ओ बोलिए। तो ओ ही से पहले ही मिल गया हमें, ए बोलेंगे तो कंठ पे तो कंठ पे नहीं जाएगा, ओठ तो घूमेगा आपका ए बोलने से, लेकिन कंठ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क बोलने से तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क केवल कंठ पे ही जोर डाल रहा है ना। तो हमारे दंत ओष्ठ कह लीजिए, दंत ओष्ठ में आ जाते हैं, या फिर दंत कह लीजिए। त जो है दोस्तों दंत में आ जाता है, त थ द ध ये दंत में है। लेकिन ओ जो है दोस्तों, ओ बोल रहे हैं तो कंठ पे भी जा रहा है और ओष्ठ पे भी, तो राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है। अब हम सबका पहले लिखते हैं वैल्यू। देखिए क ख दूसरे नंबर पे आता है, च छ ज झ, च छ ज तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, क ख ग घ चौथे नंबर पे आता है, इसके बाद च छ ज झ यह भी चौथे नंबर पे आता है। अब देखिए महाप्राण अल्प प्राण, अल्प प्राण में 1 और 2 आता है, 1 और 2 आता है, और महाप्राण में दोस्तों 3, 4, 5 आता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें पूछा है महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण 2 तोड़े आता है महाप्राण में, तो आपका राइट आंसर ख होगा। समझ रहे हैं ना। तो राइट आंसर ए वाला आपका राइट आंसर हो गया, 20 का ए। ठीक है, 20 का ए हो गया ना। महाप्राण नहीं है यह पूछा गया है। अल्प प्राण में आपका यह आ गया। 1 मिनट दोस्तों, इसमें कुछ गलतियां हैं, देख लीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में आपका कितना आ गया दोस्तों, ये 3, 4, 5 आता है ना अल्प प्राण में। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, तो इसे अल्प प्राण महाप्राण और अघोष सघोष फिर से क्लियर करते हैं एक बार। जो अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय होता है, यह अघोष में आता है ना। और जो घोष होता है वह तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन होता है, लास्ट का 3, 4, 5 होता है, यह तो हमारा किस में आ जाता है, घोष में आ जाता है। और अगर बात करें अघोष में तो 1, 2 होता है, और सघोष में 3, 4, 5 होता है, यह तो हमने बता दिया। अगर बात करें अल्प प्राण में दोस्तों, तो वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम होगा, हमने शायद गलत बता दिया था, तो ध्यान से एक बार देख लेंगे फिर से। प्रथम तृतीय पंचम एक एक के गैप में होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्प प्राण। महाप्राण में जो आता है, महाप्राण में क्या हो जाता है दोस्तों, जो बीच का बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 4, तो 2 और 4 हो जाते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था कि जो महाप्राण होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4, तो ये देखिए 2 में आ गया और ये दोनों 4, 4 में आ गए, तो मतलब 3 में केवल यही आ रहा है जन, तो राइट आंसर सी होगा दोस्तों, न कि 2 होगा, मतलब कि न कि ख होगा। राइट आंसर सी लिख लीजिएगा, हो जाती हैं गलतियाँ। नेक्स्ट देखिएगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल, अभी तो हमने बताया था ल क्या है, पार्श्विक ही तो है,
पार्श्विक ल को बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, यह पार्श्विक ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष, अब ध्यान से देखिएगा, अघोष का मतलब प्रथम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आ जाता है अघोष में, और सघोष में क्या आ जाता है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम पीछे वाला। तो याद रखेंगे अघोष मतलब आगे का दोनों, और पीछे का जो तीनों है दोस्तों किस में आ जाता है? सघोष में। तो अघोष का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? अघोष में देखिए प फ किस में है? सिर्फ इसी में है प फ, तो और द ध, द ध इसमें भी तो है अघोष, और क्या है? क ख त थ, यह नहीं होगा ना, ये तो त थ द ध, त थ रहता तब हो जाता सही, है ना। तो यह मतलब कि राइट आंसर आपका सी होगा, 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए नेक्स्ट, अड़, जो अड़ है वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखिए पंचमा अक्षर, जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं सब के सब किस में होते हैं? मूर्धा होते हैं। अंग बोलिए, सब मूर्धन में आ जाते हैं लगभग ना। और पंचमा अक्षर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? मतलब पंचमा अक्षर किसे बोलते हैं? जो लास्ट के जितने भी वर्ग हैं, वर्गों में लास्ट के अगर देखा जाए वर्ण को, एक क वर्ग में लास्ट में अंग है, च वर्ग में इ है ना। इस तरह जितने भी लास्ट के वर्ण हैं उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। तो अड़ जो है यह तो मूर्धन में आ रहा है ना, मूर्धा में आ रहा है, 23 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, याद रखेंगे बी हो जाएगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अयोगवाह है, अयोगवाह ही तो होगा दोस्तों, सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो बड़ा वाला स दिख रहा है आपको, 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बड़ा वाला स जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान है, 25वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बिल्कुल भी आप बिल्कुल सोइए नहीं दोस्तों, फटाफट शेयर भी कर दीजिए और बच्चों को भी जोड़ दीजिए, जिससे कि उनका भी एनर्जी बना रहे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे दोस्तों, है ना। तो स, बड़ा वाला स क्या है? आपको बताया गया था तालब्य में आ जाते हैं ना, तालब्य में आता है ना स, बोलिए। य वाला स और एक य वाला स, खटकोन वाला जिसे बोलते हैं य वाला, ये 3 स होते हैं। जो य वाला स होता है इसे हम तालब्य बोलते हैं, और य वाला जो स होता है श, श, श आगे से बोलते हैं श, श, और इसे क्या बोलते हैं? इसे श बोलते हैं, इसे मूर्धन्य बोल देते हैं हम लोग, और ये दंत में आ जाता है। सॉरी, ये वाला जो स है ना, ये वाला दोस्तों ये दंत में आ जाता है। स, स बोलिए स, ये दंत में आ जाता है, और ये तालब में आ जाता है, और ये आपका मूर्धन्य में आ जाता है। 3 प्रकार के स हैं। दंत में आपका यह वाला आता है, यह वाला याद रखेंगे, और मूर्धन्य में आपका यह वाला आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण है च छ, बताइए क्या होगा? क ख तो आपका कंठ हो जाएगा, च छ क्या हो जाएगा दोस्तों? च छ तालब्य ही तो होगा, च छ ज झ इ, ये तालब्य ध्वनियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट, य वर्ण है, यह क्या है? यह मूर्धन्य है, तालब्य है, कंठ है, दंत है। यह जो है दोस्तों यह क्या है? आपका तालब्य व्यंजन में है। यह क्या है? तालब्य व्यंजन। देखिए दोस्तों, ये 2000 किस में पूछा गया? 2012 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था राजकीय महाविद्यालय में। तो इसका तालब्य ध्वनियाँ हैं दोस्तों यह। चलिए नेक्स्ट, अड़, अड़ व्यंजन है, फिर से आ गया। अड़ क्या है? मूर्धन्य ही तो है। 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बार बार रिपीट मिलेंगे क्वेश्चन, जिससे कि आप अगर ऊपर गलत किए हैं तो नीचे सही कर सकते हैं। आ, बड़ा वाला आ जो है दोस्तों स्वर है, बताइए 29 में कौन सा स्वर है? हमने बताया दोस्तों विवृत और अर्धविवृत, अर्धसंवत, संवृत सब बताया गया है आपको। आप बिल्कुल ढंग से देख लीजिए, और ट्रिक भी बताया गया है दोस्तों, है ना। तो यह आपका विवृत है, आ जो है विवृत ध्वनि में आ जाता है, विवृत स्वर में, सॉरी ध्वनि बोल रहे हैं, स्वर। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। 30वें का राइट आंसर बताइएगा। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा देख लीजिए अच्छे से, यह किसने दिया था? इसमें आ गया है एक थोड़ा साहित्य से, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। वैसे साहित्य आपको पढ़ाने वाले हैं अच्छे से, तो इसका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा यही कहा गया था दोस्तों। जो आपका 30वां का पूरा वर्ड देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, भाषा कहते हैं। तो भाषा की जो परिभाषा है यह किसने दिया था इस तरह की? तो बताएंगे डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भैया 120 प्लस सही करेंगे तभी मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? हिंदी व्यंजनों की बात हो रहा है, हिंदी व्यंजन को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया है दोस्तों। किसके अनुसार? डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार 2 वर्गों में। वैसे तो आपको पता है 5 वर्ग हैं, है ना, 5 वर्ग होते हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के हैं? 32 का बताइए। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के हैं यह पूछा गया है। तो उपरोक्त तीनों तो होता है, प्लुत स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है, और हर्ष स्वर भी होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अयोगवाह
कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है अयोगवा कि संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, विसर्ग ही तो होता है अयोगवा, क्योंकि अंग और अ लिखते हैं, अह तो यह वाला लगता है, अंग लिखते हैं तो यह वाला लगता है, मतलब इस तरह की बिंदु लगती है, ऐसे दो बिंदु लगती है, तो यहाँ पे ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों? देखिए हिंदी हमारा राजभाषा है, बहुत सारे बच्चे राष्ट्रभाषा समझ लेते हैं, है ना दोस्तों? तो 34वें का जो राइट आंसर है सी, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था दोस्तों। लेकिन उर्दू को कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1980 या फिर 1989 में बनाया गया था दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। 1989 में उर्दू को भी दिया गया। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रभाषा है वो कुछ नहीं है, वैसे तो कहा जा सकता है जो हमारा संविधान सभा बैठा था तो उस समय इंग्लिश को प्रीफर किया गया था कि हम संविधान सदन में अपने इंग्लिश में, जो हमारा संविधान लिखा गया है पूरा इंग्लिश में है ना, यह चीज़ें कही गई थी। लेकिन बाद में यह भी कहा गया था कि इसे हम बाद में हिंदी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में अगर हिंदी किया जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत जो है अनेकता में एकता रखने वाला है, तो अनेक जगह बहुत सारी भाषाएं लैंग्वेज हैं, वैसे हिंदी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 35वें का आंसर बताइएगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? बताइए, ओ औ बोलिए, खुद बोलिए। देखिए तालव्य है क्या? तालव्य आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। मूर्धन्य है, मुड़ रहा है, जीव आपका नहीं मिल मुड़ रहा है। ओ औ तो पता है, अभी हमने ऊपर देखा था ओ जो आया था कंठ ओष्ठ था, कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारण ध्वनियाँ निकल रही थी, तो आपका डी राइट होगा यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें से यानी कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अब अंतस्थ क्या है पहले यह पता होना चाहिए। य र ल व होता है, यानी कि ब प फ ब भ, तो ब तो हमारा सर ओष्ठ व्यंजन है, यानी कि यही गलत होगा, मतलब यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है हमारा अंतस्थ में। नेक्स्ट, द त थ द ध दंत में आ जाते हैं, तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत व्यंजन है ना दोस्तों, दंत हो जाएगा 37 का राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यूपी पीजीटी, अब पीजीटी टीजीटी स्टार्ट हो गया दोस्तों, देख रहे हैं ना। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह पूछा गया। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क वर्ग से लेकर क वर्ग। देखिए क वर्ग होता है, क के बाद च वर्ग होता है, च फिर ट वर्ग, त थ द आड़ा, त वर्ग, फिर प वर्ग, यह होता है। यानी कि 1 2 3 4 5, और पाँचों में 5 5 होते हैं, 5 5 25। तो य र ल व कहाँ से आ गया? ये तो अंतस्थ व्यंजन में आता है ना, याद रखेंगे दोस्तों, यही राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अब अल्प प्राण महाप्राण हमने बहुत बार बताया, अल्प प्राण का मतलब प्रथम तृतीय पंचम व्यंजन वाले हो जाते हैं, और महाप्राण का मतलब द्वितीय और चतुर्थ हो जाता है। महाप्राण मतलब 2 4, ठीक है, महाप्राण 2 4, अल्प प्राण मतलब 1 3 5, 1 3 5 अल्प प्राण, इस तरह। तो बताइए अल्प प्राण इसमें कौन है? 1 3 5, 1 3 5, च नहीं होगा, च ही होगा दोस्तों ना, च ही तो होगा अल्प प्राण। एक होता है ना, एक पे आता है, प फ यह तो नहीं है, 2 पे आता है, क ख यह भी 2 पे आता है, त थ यह भी 2 पे आता है, मतलब आपका च वाला राइट आंसर है सी। ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? 40वें का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अग्रभाग आवश्यक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर इसमें से कौन सा है? तो बता देंगे आ जो है दोस्तों ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है प, प बोलिए, प बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी का तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य, तालव्य ध्वनि कौन से? च छ ज झ है क्या? वही तो है तालव्य ना। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? फिर वही बात है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 4, तो 1 3 5 इसमें कौन सा होगा? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। त पहले ही आता है ना, देखिए तो यह वाला राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन सा है? तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन सा है? चारों इसमें, सबसे पहले दंत व्यंजन ढूंढ लीजिए, दंत व्यंजन इसमें कौन है? थ ही दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा सी। अब आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, सी लगाइए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हिंदी का ब ध्वनि है ब, प फ ब तालव्य, सॉरी क्या है? ओष्ठ है ना, ओष्ठ है, प फ ब, तो ओष्ठ भी आ जाएगा, यानी कि बी, 46 का बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि कौन सा है? 47 का राइट आंसर त क्या है दोस्तों? दंत ध्वनि है, त थ द, याद रखेंगे।
चलिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं कौन है दोस्तों? ये देखिए साहित्य का है, हम इसकी चर्चा करेंगे जरूर। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि राइट आंसर 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है ओष्ठ। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा है? 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, भ। ओष्ठ प फ ब भ होता है ना। नेक्स्ट, 50 का उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से व बोलिए तो व जब बोलेंगे आप तो निकल के पता चल जाएगा कौन सी है दोस्तों, बी, दंत्योष्ठ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर है, स्वर ध्वनि है, बताइए कौन सा? अवृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं, अवृत्ताकार। तो 51 का राइट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, ई में वृत्त नहीं बन रहा है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 52वां का देखिएगा, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि कौन है? बताइए। त है क्या? त नहीं है, त है कि नहीं है बताइए फटाफट। त है दोस्तों? नहीं है। ई नहीं है, यानी कि केवल ह देख रहे हैं, ह ही एक ऐसा है जिसको उच्चारण करेंगे तो कंठ पे जोर जाएगा, तो वही होगा कंठ ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत कौन सा इसमें स्वर है आपको यह बताना है दोस्तों। 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर ई क्या है? संवृत ध्वनि है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 54 का निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ है, याद रखेंगे, फिर से वही चीज है, रिपीट होता है बस अलग अलग चीजों में। तो वह क्या है दोस्तों? दंत्योष्ठ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है, यह बताना है। प फ ब काटते चलिए। प प ब जो है दोस्तों या तो ओष्ठ में आ जाता है, च छ ज या तालव्य में है, त थ द या तो दंत में है, तो यही बचा एक। ये राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, ट ठ ड ढ, यानी कि 55 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहेंगे भैया? साफ साफ है, बता दीजिए। 56 का राइट आंसर वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की स, जो बड़ा वाला स है, हमने अभी बताया था, बड़ा वाला स होता है तालव्य व्यंजन, तालव्य ध्वनि होता है, और जो छोटा वाला स होता है वो दंत होता है, और जो खटकोन वाला होता है मूर्धन्य होता है। तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष और अल्प प्राण, अल्प प्राण हमने चिल्ला चिल्ला के कई बार बता दिया भैया, 1 3 5, और अघोष इसमें पूछ लिया है तो अघोष में 1 और 2, 1 और 2, 1 3 5। देखिए एक कहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है, क त, हाँ मिल गया, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डी। यही है आपका अघोष और अल्प प्राण भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 58 का डी। निम्न में से कंठस्थ ध्वनियों का मतलब ध्वनि कौन सा है, इसमें पूछा गया कंठ ध्वनि। तो कंठ ध्वनि पहला ही वर्ग होता है, क ख, तो वही हमारा कंठ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 60, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम हमारे समझ से तो इसमें आना चाहिए गुजरात। गुजरात होगा कि महाराष्ट्र होगा, फटाफट बताइए। हमारे समझ से गुजरात होगा बेटा, इसका राइट आंसर आप गुजरात ही लगाएंगे, गुजरात राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो काट दीजिए बेटा। यह सत्य है कि नहीं है? दाएं से बाएं की बात कर मतलब सत्य है, बिल्कुल सत्य, मतलब यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं लगाया है ना, तो मतलब यह गलत होगा। यह तो बिल्कुल सही है, इसमें बोला है नहीं कौन सा है, मतलब यह सही है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। आगे बी पढ़िए। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, हमने बताया था दोस्तों, बिल्कुल यह भी सही है, मतलब यह इस क्वेश्चन का आंसर यह भी नहीं है। यह वर्णनात्मक लिपि है, वर्णनात्मक लिपि है नहीं दोस्तों, ये वर्णनात्मक लिपि नहीं है, इसका राइट आंसर यही होगा, मतलब कि सी इसका राइट आंसर होगा, यह गलत दिया है, एक्सट्रा का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः है, 62वें का राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है। तो जो आपका देवनागरी लिपि है ये आपका अक्षरात्मक है, याद रखेंगे क्या है? अक्षरात्मक है, हम लोग पढ़ते हैं ना अक्षर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर क्या है? य है, म है, र है, ल है, क्या है? यह ही तो होता है, यह होता है अर्धस्वर दोस्तों, याद रखेंगे यह जो होता है वो अर्धस्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमने बहुत बार बताया, चिल्ला चिल्ला के सार्थक बोला गया है, तो भाषा की सार्थक बताइए, बताइए दोस्तों। यहाँ देखिए वर्ड दिया है, नहीं दिया है ना, तो आप ध्वनि लगाएंगे, इसका राइट आंसर ध्वनि ही होना चाहिए। ध्वनि होगा कि शब्द होगा? वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द ही तो होता है, मतलब इसका शब्द होगा बेटा, शब्द लगाइए आप, ये सही होगा, यानी इसका राइट आंसर शब्द होगा, यही राइट होगा। अगर कोई सोच रहा है ध्वनि होगा तो वह गलत है, ध्वनि नहीं होगा इसका, ये आप एग्जैक्ट मानिए, और यह चीज़ यूपी टीजीटी में पूछा गया है, बिल्कुल करेक्ट है,
यही चीज़ है, यही दिया था आंसर में भी दोस्तों। नेक्स्ट, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, यह पूछा गया। महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो महाप्राण में हमने आपको बताया दोस्तों कई बार, द्वितीय और चतुर्थ आता है 2 4, अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, और महाप्राण में 2 4 2 4 कहाँ पे दिख रहा है? सी, तो सी लगा दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, छ, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है छ, जो छ छतरी का है उस पे उसका उच्चारण, छ छतरी का उच्चारण स्थान क्या है भैया? छाछठ का राइट आंसर बता देंगे क्या है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, तालब्य है ना, च छ ज तालब में आ जाता है ना। नेक्स्ट, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं कि अक्षर कहते हैं? हमारे समझते तो वर्णमाला ही कहेंगे इसे, वर्णमाला ही राइट होगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री, री का मात्रा का उपयोग किस में? वृष्टि में हुआ है क्या? 68 का राइट आंसर देखिए डी वाला, तो डी वाला हमारे समझ से यही राइट होगा, आप लोग का भी यही होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में तालब्य ध्वनि है, तालब्य, तालब्य में क्या आता है? च छ नहीं, च छ, च छ ये तो होते हैं, च छ ज नहीं बेटा, यह नहीं होता है, च छ ज झ, यही बेटा देखिए तो, च छ ज झ। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसमें च छ तो दिया ही नहीं है, तालब्य तो यही होगा, च छ ज, तो यानी कि स लगा सकते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, य र ल व, और उसके बाद जो आपका उसमी व्यंजन होता है, उसमी व्यंजन में भी जो बड़ा वाला स है वो अभी आपका तालब्य में आ जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। यही तो होता है तालब्य, बहुत बार हमने बताया है ना। स का उच्चारण स्थान तालब्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तालु यानी बी राइट आंसर है। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सा है? 71वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 71 का दंत ध्वनि, तो क्या हो जाएगा? प फ हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, यूपी पुलिस में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष, अघोष और सघोष हमने बताया है। अघोष मतलब क्या होगा? प्रथम और द्वितीय, और सघोष का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तृतीय चतुर्थ पंचम। सघोष बोलिए या फिर घोष बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अघोष बोलते हैं तो प्रथम और द्वितीय होता है, यानी कि आपका राइट आंसर 72 का क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, क वाला जो होगा यह अघोष है। नेक्स्ट, 73 का राइट आंसर देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष पूछा गया है, कौन सा है? तो अघोष मतलब हमने बताया आपको, अघोष में क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम और द्वितीय में च है, च ही दिख रहा है हमको, च छ च इसका राइट आंसर होना चाहिए। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 74 बताइएगा, फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों, जोर लगा दीजिए, पूरा अंत तक बने रहना है, पूरा अंत तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है? 74 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 74 का राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा, मातृभूमि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 75 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो चीज़ें, जो भाषा हैं, ध्वनियाँ जो लिख दी गई हैं, उसे जो हम लोग मान लिए हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। 75 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 75 का राइट आंसर यही तो होगा, लिपि ही तो कहेंगे, है ना। जैसे देवनागरी लिपि, यही तो है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बताइए, दो व्यंजन जब मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। 76 का राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, प फ ब भ भैया क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। नेक्स्ट चलिए, 78वें का देखिएगा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है एक प्रकार का स्वर ही तो है। 78 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अर्धविवृत स्वर है? अर्धविवृत स्वर दोस्तों हमारे समझ से 79 का अय होना चाहिए, अय, और सब तो विवृत दिख रहे हैं, यानी कि अय होगा इसका राइट आंसर, अय। चलिए नेक्स्ट, कंठ तालब्य वर्ड कौन सा है? कंठ तालब्य, जो कंठ तालब्य हो, 80 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा ना। ए और अय, ए और अय दोस्तों, यानी कि राइट आंसर सी होगा इसका। चलिए लिख लीजिए सी। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, मुख से केवल निकलती है उसे क्या कहते हैं? मुख से केवल निकलना चाहिए उसे क्या नीरनासिक स्वर कहते हैं कि वृत्ताकार स्वर कहते हैं? तो 81 का संवृत स्वर होगा दोस्तों। क्या होगा? संवृत। और हमने आप लोग को पढ़ाया था, है ना, संवृत पढ़ाया था, और बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने अनुनासिक, नासिक, विवृत, सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, तो आप देख सकते हैं आकर बेसिक क्लास। य का उच्चारण है, य बोलिए, य मूर्धन्य में आ जाता है दोस्तों। य 82 का राइट आंसर तालब्य होगा ना, यह तालब्य में आता है, तो बहुत बार ऊपर आया है तो गलत नहीं करना है। अब
य। तो 100 क्वेश्चन ही करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अन्यथा आप लोग नहीं देख पाएंगे। जो बच्चे बाद में देखेंगे हो सकता है वीडियो ना देखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन है दोस्तों क्लास है, आपका रिवीजन हो रहा है समझ लीजिए। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। क र ल ह में आते हैं, 83 का राइट आंसर। क च प द, क च प, देखिए इसमें ल दे दिया है, तो ल तो थोड़े होता है, ल वर्ग थोड़े होता है। वर्ग ल, य र ल व, यह तो हमारा चला जाता है अंतस्थ में, यह भी अंतस्थ में आ गया, यह यहाँ पे य र ल, यहाँ पे र आ गया, तो यह भी अंतस्थ में हो गया। मतलब क च प द, एक और होता है क च, एक होता है त भी जोड़ देंगे तब हो जाएगा, लेकिन यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। यह हमारे क्या हैं? सभी स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। देखिए अंतस्थ में क्या है, य र ल व, और तीनों स हो गया, और ह हो गया, ये आ जाता है उसमें मिला जुला कर 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 8, है ना। चलिए नेक्स्ट, 84 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला, महाप्राण वर्णों वाला कौन सा? महाप्राण का मतलब हमने बताया दोस्तों आपको कि आपका द्वितीय और चतुर्थ होगा। अल्प प्राण का मतलब 1 3 5 होगा, है ना। तो महाप्राण में केवल द्वितीय और चतुर्थ होगा। द्वितीय और चतुर्थ कौन है देख लीजिए, इसमें द्वितीय और चतुर्थ केवल हमको एक ही में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। र का विवरण है। र क्या है? अब देखिए यहाँ पे बच्चे फंसने वाले हैं। र क्या है? देखिए य र ल व, ये तो पहली बात है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ किस में दिया है? अंतस्थ किसी में नहीं दिया है, लो भैया, अंतस्थ किसी में नहीं दिया है। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा? और कुछ पहचानिए इसमें। एक चीज़ और है भैया, र जो है ना सघोष में आता है ना, और अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण में आता है और सघोष में आता है। तो अल्प प्राण सघोष कहाँ का दिया है देख लीजिए। पहले जहाँ जहाँ महाप्राण दिया है और अघोष दिया उसको काट दीजिए, महाप्राण वाला काट दीजिए और अघोष वाला भी काट दीजिए। ये अब केवल एक ही बचा, मतलब यही सही है हमारा। सघोष और अल्पप्राण होता है, वर्षर भी होता है, लुंठित भी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दृघ का वर्ण विच्छेद है। दृघ, दृघ का 87 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। द प्लस री प्लस ग। अगर अ नहीं लगाएंगे ना, देखिए कुछ बच्चे इसको लगाएंगे, है ना, कुछ बच्चे इसको लगाएंगे और गलत हो जाएगा। उसमें अ होता है दोस्तों, क्योंकि जो दृघ है ना यह बिना स्वर का नहीं बनेगा। इतना याद रखिए। जैसे हम बोलें छ छत्री जो है ना, इसका बताइए संयुक्त व्यंजन तो है ही, बताइए किससे मिलके बना है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर क से और स से मिलके बना है, और यहाँ पे आधा आधा लगा देंगे। उनको नहीं पता इसमें प्लस अ भी ऐड होता है। ये चीज़ अगर नहीं ऐड करेंगे प्लस अ तो गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? अब जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बता पाएगा, सुना ही नहीं होंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे सुने नहीं होंगे, है ना। काकल्य वर्ण होता है ह हल वाला होता है काकल्य दोस्तों, है ना। चलिए 89 का, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं दोस्तों, युग्मक ध्वनि कहलाती है। राइट आंसर बी होगा। हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है बेसिक, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है भैया कि वो देख लें, अन्यथा बाद में यही कहेंगे सर हमने तो सुना ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को वर्ड बहुत आसान लगता है, लेकिन है आसान, ऐसी बात नहीं है, आसान तो है, लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए। 90 का बताइए, सी होगा इसका राइट आंसर। 90 का पहले बता देते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण हमने तुरंत देख लिया। तो अघोष जो है दोस्तों आपको पता है, अघोष में क्या हो जाता है? प्रथम और द्वितीय आता है, तो देखते ही हमने बता दिया केवल 2, मतलब कि 2 केवल सी वाला है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी अघोष में याद रखेंगे दोस्तों 1 और 2 आता है, और महाप्राण में आ जाता है आपका क्या? महाप्राण में 2 और 4 आता है, और अल्प प्राण अगर रहता तो इसी जगह 1 3 5 आ जाता। अगर आपका सघोष होता तो 1 2 इसमें आया है, 3 4 5 सघोष में आ जाता, है ना। ये इस तरह है, याद रखेंगे। हिंदी शब्दकोश में अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है? तो अ के साथ आता है। 91 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अ आम वाला है ना, अ आम नहीं, अ अनार वाला, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 20 का राइट आंसर है। बस 9 क्वेश्चन और है, आप लोग बस टिके रहिए। देखिए यूपी टेट का है यह। ध का उच्चारण स्थान है त थ द ध, दंत होगा, है ना, दंत व्यंजन है, दंत है भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं, बिल्कुल पहले ही आंसर मिल गया। 93 का राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग को। विसर्ग को क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट चलिए 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 आगे चलते। अंग का उच्चारण स्थान है, अंग क्या है? पहली बात है नासिक के है, नासिक के तो है ही, तो नासिक किसका राइट आंसर होगा? चलिए नासिक इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर कंठ दिया होता वो भी सही होता, लेकिन कंठ नहीं है, यहाँ पे कंठोष्ठ है, याद रखेंगे, यह गलत है। राइट आंसर आपका नासिक है, और पंचमा अक्षर में आता है, यूपी टेट में पूछा गया है 2017 में।
कोई नहीं कहेगा यूपी टेट का नहीं है। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? संधि का है, समास का है, लिंग का है, वर्ण। दोस्तों वर्ड ही तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो संधि, समास, लिंग ये सब कहाँ से आ जाएंगे? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि वर्ड के हैं दोस्तों। सारे बच्चों शेयर कर दीजिए, बस 5 और बचा है। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जीभ लगाइए ऊपर के दांत पे, त, थ, द, ध। जीभ लगाने से क्या बोल पा रहे हैं? दंत व्यंजन बोल पा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यही राइट आंसर होगा दोस्तों, सी। चलिए नेक्स्ट, यूपी टेट में पूछा गया 2018 में। उसमें वर्ड है, उसमें वर्ड है, उसमें वर्ड क्या है? तीनों स हैं और एक ह रहता तो अभी हो जाता, तो ह यहाँ पे नहीं है, तो तीनों स वाला राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से उसमें व्यंजन कौन सा है? फिर से उसमें व्यंजन वही पूछ दिया, 98 का राइट आंसर फिर से वही बी हो जाएगा। 98 का राइट आंसर बी है दोस्तों। चलिए 98 का राइट आंसर बी, बी होगा। नेक्स्ट 98 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलते 99 की तरफ। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए संयुक्त व्यंजन हमारा छ भी होता है और ज्ञ भी होता है, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और यह भी संयुक्त व्यंजन होता है, बिल्कुल। यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है? नहीं, यही तो है हमारा तालु व्यंजन। तो ये मतलब यही होगा त, त्र यहाँ पर रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे त्र बना लीजिए आप लोग, त्र। यह त्र है, ठीक है ना, त्र भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये हमारा बी वाला जो है तालव्य है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, च लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद 50 क्वेश्चन हम किसी और दिन कर लेंगे। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं दोस्तों? बता देंगे सी, यानी कि तालव्य में आती हैं, च, छ, ज, झ। दोस्तों अब एक बात कहेंगे, अगर आपको 150 क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो पिछला वाला हमने टेस्ट कराया था दोस्तों, है ना, संधि वाला कौन सा एक टेस्ट कराया था हमने ना, तो उसमें हमने समास वाला कराया था टेस्ट, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन। तो उसका हमने पीडीएफ डाल दिया था, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड किए होंगे, और जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर लेंगे उसे। और यह वाला भी हम पीडीएफ 2 से 1 दिन में डाल देंगे दोस्तों टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अन्यथा आप टेलीग्राम पे जाके करंट हेवन सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, ठीक है। उसमें देख लीजिएगा, वीडियो क्लास का ही पड़ा होगा, तो आप आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और रेगुलर क्लास बनाए रखिए दोस्तों, रेगुलर क्लास देखिए, है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।